स्रोत का पवन ऊर्जा। तो दोस्तों पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे सौर ऊर्जा के बारे में और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरे नवीकरणीय स्रोत पवन ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सौर ऊर्जा कितना महत्वपूर्ण है। वो एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, साथ ही साथ उससे हम कई उपकरण बनाते हैं जैसे सोलर कुकर, सोलर सेल और सोलर पैनल। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं अब दूसरे अपने ऊर्जा स्रोत के रूप में पवन ऊर्जा का उपयोग। ये भी कैसा है? नवीकरणीय है। ये भी कैसे ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है पवन ऊर्जा भी, क्योंकि ये भी कभी खत्म होने वाला स्रोत नहीं है। और पवन ऊर्जा कैसे उत्पन्न होता है? तो कल मैंने एक बात बताई थी आपको कि सूर्य ही पृथ्वी पर ज़्यादातर ऊर्जा का स्रोत है। कैसे है? तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ आपको जानने को मिलेगा कि पवन की उत्पत्ति का कारण भी सूर्य है। कैसे है? तो आप लोग एक चीज़ जानते होंगे कि हर पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग रखता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे भूमि एवं जलाशयों, यानी भूमि की ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता अलग है और जलाशयों यानी पानी के ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता अलग है। अब ये अलग अलग ग्रहण करने की क्षमता जो है ऊष्मा की, इसके कारण पवन उत्पन्न होता है भूमि पर। कैसे? तो जो सौर विकिरण है, सोलर रेडिएशन, वो जब जमीन पे पड़ता है और जब पानी में पड़ता है तो जमीन जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, जबकि पानी या जलाशय जो है वो देरी से गर्म होता है और देर तक गर्म रहता है। तो इसी कारण से पृथ्वी पर पवन ऊर्जा उत्पन्न होती है, पवन चलते हैं, पवन बहते हैं। तो अब पवन ऊर्जा से क्या फायदा है? तो पुराने ज़माने में हम लोग जानते थे कि पवन ऊर्जा का बहुत सारा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। जैसे पवन ऊर्जा की सहायता से पहले में नाव में पाल लगाया जाता था। नाव खेने में अगर आपको शक्ति कम लगानी है, क्योंकि हमेशा से मानव क्या चाहता है कि उसका काम आसान हो, वो कहीं भी जा आ रहा है, उसको कम ऊर्जा खर्च करनी पड़े, अपनी एनर्जी वो बचा के रखना चाहता है। तो वो क्या करता था पहले कि नाव चल रही है तो अगर पवन की दिशा में उसको जाना है तो वो क्या करेगा कि एक पाल लगा देगा और हवा के धक्के से नाव आगे बढ़ रही है, उसको कम ताकत लगाना पड़ रहा है। तो ये सब पुराने में हम लोग करते आ रहे हैं, पवन के बहुत सारे उपयोग हम लोग करते आ रहे थे। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन। आखिर हम लोग विद्युत उत्पादन क्यों करना चाहते हैं? जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि सौर ऊर्जा से भी हम विद्युत ऊर्जा में बदल रहे थे, पवन ऊर्जा से भी हम आ रहे हैं, फिर से विद्युत ऊर्जा में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर क्यों विद्युत में बदल के ऊर्जा का उपयोग क्यों जरूरी है? तो इसका सीधा सा जवाब है भाई, आसपास देखो अपने, आप जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, पंखा, एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से ज़्यादातर चीज़ें किस पर कार्य करती हैं? किस ऊर्जा पर काम कर रही होती है? विद्युत ऊर्जा पर। किस पर कार्य कर रही होती है? विद्युत ऊर्जा पर। तो हम लोग कहीं से भी कोशिश ये करते हैं कि कोई भी ऊर्जा स्रोत है, चाहे वो सूर्य हो या वो पवन ऊर्जा हो या फिर डीजल हो, पेट्रोल हो, हर जगह से हम उत्पादन करते हैं विद्युत का, ताकि उस विद्युत का प्रयोग हम विभिन्न उपकरणों को चलाने में कर सकें। अब कहेंगे कि आप डायरेक्ट कैसे नहीं यूज कर सकते पवन ऊर्जा का? तो डायरेक्ट से हम सिर्फ और सिर्फ उसका यांत्रिक उपयोग कर सकते हैं। कोई पंखा चलाने में या हल्का घुमाने में उससे बहुत फायदा होने वाला नहीं है। पवन की गति इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप उससे बहुत ज़्यादा उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन अगर उस पवन ऊर्जा को हम विद्युत में बदल देते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, तो वो विद्युत ऊर्जा अत्यंत बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ों को कर सकता है। जैसे अब है, मान लीजिए कि पहाड़ से पानी गिर रहा है। एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है, बांध क्यों बनाया जाता है? यहीं से आता है कि पवन चक्की है, बांध है, वो सारी चीज़ें यहीं से आती हैं। तो आपको थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य में ले चलते हैं कि विद्युत उत्पादन क्यों जरूरी है। कि मान लीजिए कि पहाड़ से पानी गिर रहा है, उसके पास एक गतिज ऊर्जा है, लेकिन उस गतिज ऊर्जा का आप कुछ नहीं कर सकते। वो पानी लगातार गिरते आ रहा था, गिरते रहेगा। लेकिन अगर उस गतिज ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर लेते हैं किसी तरह से, किसी तकनीकी से, तो उस विद्युत ऊर्जा को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जा सकते हैं और उससे गांव में बिजली आती है, कितनी सारी सुविधाएं हैं। और विद्युत ऊर्जा को स्टोर करना भी आसान है। पहाड़ से पानी गिर रहा है, उसकी गतिज ऊर्जा को आप रोक नहीं सकते, लेकिन उससे अगर आप विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं तो उसको आप स्टोर कर सकते हैं, उसको आप संरक्षित कर सकते हैं और उसको फिर बाद में उपयोग में ला सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर पवन बह रहा है तो उस पवन के बहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उस पवन के बहने से अगर हम पवन चक्की का निर्माण करते हैं, उससे हम उसके डायनेमो को घुमाते हैं, आर्मेचर को घुमाते हैं, उससे विद्युत उत्पन्न करते हैं, तो पुनः वो विद्युत ऊर्जा कई कार्यों में उपयोग में आ सकता है। तो इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि पवन ऊर्जा से हम किस में रूपांतरित करें? विद्युत ऊर्जा में उत्पादन रूपांतरित करें। तो आइए हम लोग अब पढ़ते हैं कि पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कैसे होता है। तो आइए अब पवन चक्की के बारे में जानते हैं कि पवन चक्की क्या है।
तो ये पवन चक्की जो है ये वो युक्ति है जिसके द्वारा हम पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। ये आप देखेंगे बड़े बड़े फार्म्स में, बहुत खाली जगहों पे वीडियोस में कभी कभी देखते होंगे कि बहुत सारे बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, बहुत विशाल, बहुत बड़ी मात्रा में, और एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में लगे रहते हैं। वो क्या है? वो पवन चक्की ही है। और उनका क्या काम है? तो वो पवन के गतिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं, घूर्णन करते हैं, और उस घूर्णन के कारण उसमें नीचे लगा हुआ होता है मोटर, वो नचता है, उसको बोलते हैं आर्मेचर, और उसके नचने से फिर विद्युत का उत्पादन होता है। कि पवन का गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ब्लेड के, और पुनः ब्लेड के यांत्रिक ऊर्जा से हम लोग आर्मेचर को जोड़ के उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो ये पूरा का पूरा पवन चक्की की संरचना है। तो क्या है पवन चक्की में होता क्या क्या है? तो पवन चक्की में एक विद्युत पंखा के समान संरचना होती है, जो कि आपको चित्र में दिख रहा होगा कि वो ब्लेड लगा हुआ पंखा जैसा ही है, लेकिन ये बहुत विशाल होता है। इसका ब्लेड 8-8 मीटर 10-10 मीटर लंबा ब्लेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि पवन के गतिज ऊर्जा का उपयोग करना है इसको। तो इसके ब्लेड पर जब पवन टकराएगा तो ये पवन से इस ब्लेड को घुमाना भी पड़ता है, तब जाके वो विद्युत उत्पन्न होता है। तो इसके लिए एक बात और आप यहाँ पर देखते चलिए कि जो स्पीड चाहिए विंड का, जो गतिज ऊर्जा के लिए स्पीड चाहिए, वो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए विंड की। यानी पवन की गति कितनी होनी चाहिए? कम से कम मिनिमम 15 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ऊपर का रफ्तार होना चाहिए, तब जाके आपका पवन चक्की विद्युत का उत्पादन कर पाता है। तो ये भी यही समस्या की बात है कि हमेशा तो पवन नहीं चलता रहता है, तो उसकी बात बाद में करेंगे। पहले हम लोग जानते हैं कि पवन चक्की में एक विद्युत पंखा के समान संरचना होती है, जिसे एक दृढ़ आधार पर, जो आधार यानी इसको बहुत ऊंचाई पर रखा जाता है, क्योंकि ऊपर पवन की गति थोड़ी तेज होती है, तो काफी ऊंचाई पर रखा जाता है, और पवन की गतिज ऊर्जा से पंखे के ब्लेड को घूर्णन करवाया जाता है। यानी ये जो ब्लेड्स हैं पंखे के, इन ब्लेड्स को नचाया जाता है। किसकी सहायता से? इसे विद्युत दिया नहीं जाता है, ये ऐसे ही लगा हुआ है। और ये किससे नच रहा है? ये नच रहा है पवन की गति से। पवन की गति अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा होगी तो ये आसानी से इसको अच्छे से घुमा सकता है। और जब ये नचेगा तो घूर्णन के बाद जिसका उपयोग जनित्र के टरबाइन को घुमाने में किया जाता है, यानी जनित्र में जो आर्मेचर होता है, आपने पांचवें चैप्टर में पढ़ा होगा कि विद्युत जनित्र का निर्माण किया जाता है। उसमें अंदर एक कोर होता है जिसमें क्या होता है? एक आर्मेचर लगा हुआ होता है, और उस आर्मेचर से क्या होता है? विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो वो आर्मेचर इसके साथ कनेक्ट किया हुआ रहता है, इस ब्लेड के साथ। तो ब्लेड घूमता है तो उसके साथ साथ आर्मेचर की धुरी भी घूमती है, आर्मेचर घूमता है, और आप जानते हैं कि जब भी आर्मेचर घूमेगा तो उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये आपने पढ़ा होगा मूविंग कॉइल में। तो उसी तरह से इससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो आपने अभी जाना कि विद्युत उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एक युक्ति का होता है, उस युक्ति का नाम है पवन चक्की, विंड मिल। और इसमें पवन की रफ्तार कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर की रफ्तार होनी चाहिए। तो होता क्या है कि एक विद्युत पंखा है के समान संरचना होती है, जिसको नचाता है पवन अपनी गति से, अपने गतिज ऊर्जा से, और ये घूर्णन के साथ इसके साथ जुड़ा हुआ होता है एक आर्मेचर, एक जनित्र जुड़ा हुआ रहता है, जनरेटर, और उसके कारण विद्युत का उत्पादन होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि जिस प्रकार एक सोलर सेल बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकता था, उसी तरह से एकल यानी एक पवन चक्की यानी एक विंड मिल आपका अच्छा उत्पादन नहीं कर सकता, विद्युत का बहुत उत्पादन नहीं कर सकता, विद्युत की अल्प मात्रा उत्पन्न करता है। यानी एक विंड मिल से आप बहुत ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर सकते। इसलिए जब इनको स्थापित किया जाता है तो एक साथ, हमने बताया ना, 100 की संख्या में, हजारों की संख्या में इनको लगाया जाता है विंड मिल्स को, और एक के पीछे एक लगे पड़े हैं बहुत लंबे दूरी तक, बहुत बड़े खाली स्थान में इनको लगाया जाता है, जिससे ये विद्युत का उत्पादन कर पाते हैं। अतः इन्हें लिख दीजिए यहाँ पर नोट पॉइंट में कि अतः इन्हें अत्यधिक संख्या में खाली क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है। चलिए, तो फिर अब पवन चक्की के यानी स्थापन में क्या क्या समस्याएं आती हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि क्या। तो पवन ऊर्जा का उपयोग हम लोग पवन चक्की के रूप में कर रहे हैं, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं।
आखिर पवन ऊर्जा पर हम पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हैं, उसका कई तो कारण है। तो प्रमुख कारण हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला कारण है कि पवन ऊर्जा के लिए पवन चक्कियों को उन्हीं स्थानों पर स्थापित किया जा सकता है जहाँ पवन की गति अधिक हो, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। और आप भी जानते हैं कि पूरे भारत में या पूरे विश्व में कहीं पर भी हर जगह पवन की गति एक समान नहीं है। कुछ जगहों पर हवा बहुत तेज गति से चलती है, कुछ जगहों पर हवा की गति बहुत कम होती है। और ये एक दिन की बात तो है नहीं, पूरे सालों भर पवन की गति स्थिर होनी चाहिए और 15 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप इसको अच्छी तरह से उपयोग में ला सकते हैं। पता चला कि 2 महीने तक, जिस समय में बरसात का मौसम है या हवाओं का मौसम है, उसमें बढ़िया स्पीड दे रहा है और उसके बाद साल भर हवा ही नहीं दे रहा है, तो उसके कारण फिर पवन चक्की घूम पाएगा नहीं। तो इनको स्थापित करना है तो ऐसे जगह पे करना है जहाँ पर पवन की गति सालों भर, पूरे वर्ष भर कम से कम मिनिमम कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होगा, तभी जाके वो टरबाइन को अच्छे से घुमा पाएगा और विद्युत का सही उत्पादन हो पाएगा, नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं है। अब दूसरी बात ये आती है कि पवन चक्की फार्म को स्थापित करने के लिए प्रारंभिक लागत बहुत अधिक होती है। बहुआ हम लोग रहते हैं इकोनॉमिक वर्ल्ड में, अर्थव्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम एक बड़ा प्रोजेक्ट, हम तो छोटे लेवल पे देख रहे हैं ना, अगर भारत सरकार को एक पवन फार्म को स्थापित करना है तो करोड़ों का खर्च होगा, अरबों रुपए का खर्च होगा। तो भारत सरकार वो अरबों रुपए का खर्च अगर कर रही है तो वो चेक करेगी कि उसके कारण हमको जो उत्पादन हो रहा है विद्युत का, वो कैसा हो रहा है। अगर उत्पादन उस लेवल का नहीं होगा तो फिर वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, मानते हैं कि पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है, इसमें भी कोई दूषित कुछ नहीं निकल रहा है, कोई भी तरह से ये प्रदूषण नहीं फैला रहा है, लेकिन साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना होता है कि लागत कितनी लग रही है इसको बनाने में। तो प्रारंभिक लागत बहुत अधिक होती है। सिंपल सोचो, उतना बड़ा बड़ा धातु का ब्लेड बनाना है, धातु का इतना बड़ा बड़ा ब्लेड, बहुत बड़ा बड़ा ब्लेड लगता है, उसको लेके जाना है और स्थापित कहाँ पे होगा, जहाँ पे तेज गति से हवा चल रही हो। और तेज गति से हवा या तो चलती है समुद्र के आसपास या फिर चलते हैं पहाड़ों पे। अब मान लो पहाड़ पे इसको इंस्टॉल कर दिए, लगा दिया, स्थापित कर दिए। अब एक बार भूस्खलन हुआ या हल्का भूकंप आया, कुछ भी ऐसा चीज हुआ, तुरंत ये टूट के गिर जाएगा। और एक पवन चक्की को स्थापित करने में इतना खर्च हो रहा है, अब ये बार बार गिरेगा, अगर या कुछ प्रॉब्लम होगा, इसमें मैकेनिकल एरर होगा, तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना। तो इसलिए इसको स्थापित करना बहुत मुश्किल है शुरुआत में ही। अच्छा, मान लीजिए कि वो कर भी दिए, तो भूमि का एक बड़ा टुकड़ा चाहिए। देखिए, पवन ऊर्जा फार्म की स्थापना के लिए भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक ही जगह पे तो सब नहीं लगाएंगे पंखा। इस पंखे को 1000, 1500, 2000 जो पवन चक्की है, इसको स्थापित करने के लिए बहुत लंबा विस्तृत क्षेत्र की आवश्यकता होती है। भूमि का उतना टुकड़ा चाहिए, जमीन चाहिए, तब जाके इसको स्थापित कर सकते हैं और तब जाके इससे विद्युत का उत्पादन होगा। तो उतने बड़े क्षेत्र का भी जगह चाहिए, जरूरत चाहिए हमको पवन की गति भी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक चाहिए। तो इसमें लिमिटेशंस हैं, उन्हीं लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए ऐसे जगहों पर स्थापित किया जाता है जहाँ पर ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हों। जैसे पवन ऊर्जा फार्म को उच्च रख रखाव की भी आवश्यकता होती है। अब हाई मेंटेनेंस है, ये सोलर सेल वाला बात नहीं है इसमें कि लेके गए और इसको रख दिए छत पर और वो काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें मूविंग पार्ट्स हैं, ये जो है गतिमान रहता है और कोई भी चीज़ घूमेगा होगा तो उसमें बार बार खराबी होने की संभावना होगी, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है आर्मेचर, जुड़ा हुआ है मैकेनिकल सिस्टम, बहुत ज़्यादा इसमें लगा हुआ है। तो इस कारण इसकी खराबी होने की संभावना भी बढ़ जाती है, तो इसको स्थानीय रख रखाव की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए पवन ऊर्जा का जो हम लोग उपयोग है वो सीमित मात्रा में अभी कर पा रहे हैं, लेकिन भविष्य में इसमें भी और अधिक हम लोगों के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और अधिक इसमें हम लोग उत्पादन ऊर्जा का कर पाएंगे। फिलहाल तो ये अभी उस मात्रा में उत्पादन हो नहीं पा रहा है जिस मात्रा में हम लोग करना चाहते हैं। तो इसी के साथ पवन ऊर्जा की भी यहीं पर समाप्ति होती है। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे अगली कक्षा में, जब हम लोग अगले लेसन चैप्टर में आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, इस नोट्स को तैयार कर लीजिए, आगे एग्जाम में आपके काम में आने वाले पॉइंट्स हैं। धन्यवाद, जय हिंद।